हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिकल थ्योरी के बारे में, जिसको रियल थ्योरी और डिमांड और सप्लाई थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंटरेस्ट के ऊपर है और क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। कहते क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ है उसका प्राइस डिटरमाइन हम करते हैं, वो कैसे करते हैं, डिमांड और सप्लाई से। जैसे हम वेजेस की भी बात करें, वेजेस भी डिमांड और सप्लाई से। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया। उन्होंने प्राइस डिटर्मिनेशन भी बोला, तो प्राइस डिटर्मिनेशन पे भी उन्होंने बात करी कि जो प्राइस डिटर्मिनेशन होगी वो डिमांड और सप्लाई से होगी, चाहे वेजेस की बात करी। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरी में फ्रेंड्स ये मान के चलिए कि डिमांड और सप्लाई ने काफ़ी ज़्यादा वो किया। और अच्छा क्या करते हैं ये लोग, जो डिमांड और सप्लाई जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारी चाहे वो प्राइस कह लीजिए, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लीजिए, चाहे वो वेजेस कह लीजिए, मतलब ऐसे करके डिमांड और सप्लाई का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें ये लोग डिटरमाइन करते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये तौर तरीके थे। तो जब हम बात करते हैं डिमांड और सप्लाई की, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं डिमांड और सप्लाई। तो उसको ज़रा देखते हैं कैसे डिमांड और सप्लाई में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम डिमांड की बात करते हैं तो आप सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, जब कैपिटल की डिमांड आती है तो किस तरीके से डिमांड आती है और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो ये एग्जाम्पल से आपको थ्योरी में काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी इस वाली थ्योरी में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई बिजनेसमैन है, आप भी सोचिए कि आप बिजनेसमैन हो। अब आप 1 लाख रुपीज़ बिज़नेस में लेके आ रहे हो। आपने सोचा कि यार मेरा बिज़नेस है, मैं बिज़नेस में 1 लाख रुपए लगाता हूँ। अब 1 लाख रुपए लगाने के लिए, अब 1 लाख रुपए लाने के लिए आप क्या बैंक के पास गए, बैंक से आपने पूछा कि मुझे 1 लाख रुपीज़ चाहिए, कितना इंटरेस्ट लोगे। बैंक ने बोला कि मैं 15% इंटरेस्ट लेंगे। आपने बोला चलो बैंक 15% इंटरेस्ट ले रही है। अब आप ये सोचोगे कि मैं ये 1 लाख रुपए लगा के कितना कमा पाऊँगा, मैं बिज़नेस में कितना कमा पाऊँगा। तो आपने इसका एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद आपने देखा कि 1 लाख रुपीज़ लगाने के बाद आप 40,000 कमा रहे हो, 40,000 रुपये कमा रहे हो। लेकिन बैंक को कितने देने हैं, 15,000, 15% देना है। आपका कितना अर्निंग है, आपकी 40,000 है, 40% अर्निंग है। तो आप कह रहे हो यार बड़ा मज़ा आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, 1 लाख रुपए मैंने लिए, बैंक से ले लिए और 15,000 15,000 उनको दे दिया, मैंने 15% दे दिया और मैंने 25% जो है 25% या मैंने अपने खुद कमा लिया। तो ये जो सिनेरियो, ये सिनेरियो बहुत अच्छा है। अगर मैं बोलूँगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इसी तरीके से। अच्छा आप डिमांड कब करोगे, आप फंड की डिमांड कब करोगे, इस बात को समझना कि आप, हमने भी क्या केस लिया कि 1 लाख रुपीज़ से आप 40,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो और आपको बैंक को कितना करना है पे, 15,000 करना है, 15,000 करना है। तो आपकी कितनी अर्निंग हो गई यहाँ पे, 25,000, 25,000 आपकी अर्निंग हो गई। लेकिन अगर हम उसका केस का उल्टा कर दें कि बैंक को आपको 15,000 देने हैं, पता पड़ा आपने 1 लाख रुपीज़ लगा के आपने 10,000 कमाए केवल, बैंक को 15,000 देने, तो फिर क्या आप कैपिटल लोगे, बोरो करोगे क्या, नहीं करोगे ना। इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पे ये थ्योरी डेवलप हुई है। बहुत अच्छी थ्योरी है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि बताती हैं। सबसे पहले देखें, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिटरमाइन द डिमांड फॉर कैपिटल। मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब वही, क्या प्रोडक्टिविटी है, मैं 1 लाख रुपीज़ लगाऊंगा तो कितना कमाऊंगा। सबसे पहले मुझे ये समझने की ज़रूरत है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये जो कि कैपिटल की डिमांड को डिटरमाइन करती है। उसके बाद बोलते हैं इफ़ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल इज़ मोर, अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, वही 15,000 आपको बैंक को देना है और 40,000 आप कमा रहे हो। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, डिमांड फॉर कैपिटल विल बी हाई, डिमांड कैपिटल किसकी क्या होगी, हाई होगी, एंड वाइस वर्सा। नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर उल्टा केस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है और कितनी है। देखें अब आगे बात करें इसके बारे में। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल गोज ऑन डिमिनिशिंग। एक और कॉन्सेप्ट समझना, आपने बोला यार ये बहुत बढ़िया काम है, 1 लाख रुपीज़ बैंक से लो, 15,000 बैंक को दो और 40,000 रुपये मतलब कमाओ, 25,000 आपके हो गए। तो आपने बोला यार ये बहुत बढ़िया सिस्टम है यार, चलो एक काम करते हैं, फिर 1 लाख रुपीज़ और ले लेते हैं, फिर 1 लाख रुपीज़ और ले लेते हैं। आपने ऐसे करते करते 1 लाख कर काफ़ी लेना चालू किया। क्यों, आपको मालूम है 40,000 मैं कमाऊँगा, 40,000 कमाऊँगा, 15,000 मुझे बैंक को देने और 25,000 मेरे हो गए, ये तो मेरी अर्निंग हो गई। तो आपने बोला कि यार ये बहुत बढ़िया तरीका है। तो इस बेसिस पे आप 1 लाख रुपीज़ बार काफ़ी सारे लेने लगे। लेकिन फ्रेंड्स आप एक चीज़ समझिएगा कि आप एक बिज़नेस में कैपिटल लगाओगे और जब तक आप कैपिटल ज़्यादा लगाते जाओगे तो उसका सैचुरेशन पॉइंट भी तो आएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होने लग जाती है। आपने पहले 1 लाख रुपीज़ लगाए हैं
तो आपको 40,000 रुपीज़ आप कमा रहे हो। फिर हो सकता है सेकेंड बार आप जब 1 लाख रुपीज़ लगाओगे तो उसमें 40,000 ना कमाते हो, 35,000 कमाओ। फिर ऐसे लगाते हुए क्यों होता क्या है कि दूसरे भी मार्केट में कंपटीशन आना चालू हो जाते हैं, और भी मार्केट का सिनेरियो ऐसे हो जाता है कि आप जब पैसे लगाते चलते हो तो दूसरे भी देखते हैं कि ये बिज़नेस बढ़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं अर्निंग ज़्यादा है, तो चलो सब करना चालू। तो ड्यू टू कॉम्पिटिशन एवरीथिंग, ये जो आपकी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा। एक टाइम ऐसा आएगा आपने 1 लाख रुपीज़ लगाए, और 1 लाख रुपीज़ लगाने के बाद आपको पहले 40,000 कमाते थे, फिर 35,000 कमाते थे, फिर 30,000, फिर 20,000 होगा, और बिल्कुल 15,000 पे आके अटक जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जैसे 1 लाख रुपीज़ लोगे, आप बोलोगे यार मैंने 1 लाख रुपए लिए तो 15,000 ही कमाए मैंने, और इतने मुझे बैंक को देने पड़ गए, मैंने क्या कमाया, कुछ भी नहीं कमाया। ये जो पॉइंट होगा, यहाँ पे आके पूरा जो आप जो डिमांड है, डिमांड करना बंद कर दोगे। वो इसी के बारे में बोलते हैं। देखिए, मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल गोज ऑन डिमिनिशिंग एज वी इम्प्लॉय और यूज़ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कैपिटल। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल लगाते जाओगे तो क्या होगा, मार्जिन प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने लगेगी। और कब तक डिक्रीज होगी, टू द पॉइंट इक्वल टू द इंटरेस्ट पे। कहाँ तक, टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक। क्या, 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये जितना आपको बैंक को देना उतना ही पे आप पहुँच गए। अब क्या, फिर क्या फ़ायदा लेने का, उसके आगे लोगे क्या, नहीं लोगे आप। ठीक है ना, वही चीज़ बताने की कोशिश है। सो इफ़ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज़ मोर देन द इंटरेस्ट पेड, अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं 15,000 और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा है, 18,000 है, 20,000 है, कुछ भी 1000 है, तो आप क्या करोगे, पैसे लेते चले जाओगे। लेकिन अगर बराबर हो जाएगा तो आप स्टॉप कर दोगे, कम हो जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं लोगे। इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज मोर देन द इंटरेस्ट पेड ऑन इट विल बी प्रॉफिटेबल। तो आप जो इंटरेस्ट लोगे आप उसमें, तो क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा, है ना। और इसलिए आप बोरो कैपिटल ज़्यादा करोगे, और फिर एट लास्ट वही डिमांड फॉर कैपिटल विल बी मोर ऑन लोअर रेट। जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी। अब इतने बीच में क्या हुआ है, इंटरेस्ट रेट आपने देखा कि यार बैंक ने इंटरेस्ट रेट 15,000 की जगह 12% कर दी उन्होंने, 12,000 आपको पे करने पड़ रहे हैं। आप बोलोगे मज़ा आ गया यार, और पैसे ले लेते हैं। ऐसे ही बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, बिज़नेस में इन्वेस्ट कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो देखा जाता है, नहीं तो फिर कैपिटल इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है ना। तो बेसिक फंडा यही है। चलिए हम सप्लाई की बात करते हैं। ये तो हो गया डिमांड फैक्टर, जो क्लासिकल थ्योरी थी उनके डिमांड फैक्टर के। अब सप्लाई की बात करें तो कहते हैं सप्लाई डिपेंड्स ऑन सेविंग्स एंड सेविंग डिपेंड्स ऑन, सबसे पहली चीज़ सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड होती है, सेविंग के ऊपर। अच्छा, तो ये एक फैक्टर है। जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पे हमने बात करी क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या मानते थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये मानते थे कि भाई सप्लाई, अगर सेविंग्स करेंगे लोग बाग तो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो पाएगी, मतलब पैसा मार्केट में जाएगा या लोगों को मिल पाएगा। अगर सेविंग्स ही नहीं होगी तो फिर सप्लाई नहीं हो पाएगी। और सेविंग किसके ऊपर डिपेंड होती है, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, कैपेसिटी टू सेव एंड विलिंगनेस टू सेव। अच्छा, हम जब न्यू क्लासिकल की बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा, और वो नेक्स्ट वीडियो जो लोनेबल फंड थ्योरी के ऊपर है, तो उसमें यही आउटलुक बदल जाता है उनका। यहाँ पे आउटलुक बदल गया सप्लाई का। उन्होंने बोला सेविंग्स नहीं, सेविंग्स के साथ साथ वो पैसा मार्केट में कितना पहुँचा है उसके ऊपर। अब सेविंग्स तो दोनों चीज़ें हो गई ना, मैं सेविंग्स घर में भी रख सकता हूँ और सेविंग्स आपको बैंक में भी जमा कर सकता हूँ, लेकिन मुद्दा सेविंग्स का क्या होना चाहिए, ये सेविंग्स वो मानी जाएगी जो आप बैंक में जमा करा रहे हो कायदे से। लेकिन क्लासिकल थ्योरी ने क्या किया, क्लासिकल थ्योरी ने दोनों सेविंग्स को ले लिया। उन्होंने वो जो हमारे घरों में सेविंग्स रखी हुई है उसको भी कहीं ना कहीं कंसीडर कर लिया, और जो बैंक में उनको भी उसने कंसीडर कर लिया। तो सप्लाई में ये जो सेविंग्स है, इसलिए मैं आपको ये बैकग्राउंड रख रहा हूँ लोनेबल फंड थ्योरी के लिए, तो आप उसको ज़रा उस हिसाब से समझिएगा। तो सेविंग्स किसके ऊपर डिपेंड होती है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने तो पूरी सेविंग्स ले ली हैं। कैपेसिटी टू सेव, आपकी कैपेसिटी कितनी सेव करनी है, कि अब कोई गरीब बंदा सेव कर पाएगा क्या, नहीं, उसकी कैपेसिटी है ही नहीं। सेकंड पॉइंट इज विलिंगनेस टू सेव। अब कोई लाखों रुपए महीने कमा रहा है, पर मंथ के अर्न कर रहा है, लेकिन उसकी इच्छा है नहीं सेविंग करने की, वो कह रहा है मैं उड़ाता चलूँगा। भाई उड़ाता चल, कोई बात नहीं, तो डिपेंड करता है एक बंदे की साइकोलॉजी के ऊपर। आगे देखें, कैपेसिटी टू सेव डिपेंड्स ऑन नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, प्राइस लेवल, साइज ऑफ फैमिली, दोनों चीज़ों के ऊपर। अब कोई बंदा अकेला ही, फैमिली अकेली बंदा है वो, तो वो क्या सेव करेगा, है ना। नेशनल इनकम अगर काफ़ी ज़्यादा है तो फिर सेविंग्स का एक पार्ट बनता है। पर्सनल इनकम, हमारी खुद की इनकम कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्राइस लेवल, चीज़ें महंगी हो रही हैं तो फिर कहाँ से सेविंग्स हो पाएंगी, सेविंग्स हो ही नहीं पाएंगी। चीज़ें सस्ती हैं तो फिर बिल्कुल सेविंग हो जाएंगी। 10,000 रुपये मैं अर्न कर रहा हूँ पर मंथ, लेकिन चीज़ें बहुत सस्ती, मेरा 5,000 में गुजारा हो रहा है, तो बाकी के 5,000 में सेव कर लूँगा। और यही अगर चीज़ें बहुत महंगी हो गई, 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, 15,000 रुपये में मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा, फिर क्या फ़ायदा मेरा। सामान तो मुझे 15,000 का चाहिए, तो मैं सेविंग कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, नेसेसिटी तो मुझे परचेस करनी पड़ेगी ना। आगे देखें, कहते हैं विलिंगनेस टू सेव इज़ अफेक्टेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। वहाँ पे कैसे, जब अच्छा, जब आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, जैसे बैंक में वो है, अब बैंक में पता कि भाई कितना मैं सेविंग डालूंगा, कितना मुझे ब्याज मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा,
उन्होंने बोला 3% मिलेगा, 4% मिला। अब 3-4% के पीछे कौन दिमाग मारेगा, है ना, कौन फालतू में अपना पैसा ब्लॉक करे। तो एक काम करेंगे, वो आप कोई बिज़नेस में लगाना पसंद करोगे, कहीं दूसरी जगह लगाना पसंद करोगे। वहीं अगर मालूम पड़ा कि अरे 15% मिल रहा है आपको, 11% मिल रहा है, 10%, आपने यार ये ठीक है यार, यहाँ पे मैं वो कर देता हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ पे मेरा पैसा अच्छा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, और वो डिपेंड किस हिसाब से करता है, डिपेंड इनके हिसाब से है। तो विलिंगनेस टू सेव अफेक्टेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपकी विलिंगनेस जो है सेव करने की, वो किस पे वो इफेक्ट करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट अगर हाई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो पीपल विल सेव मोर एंड वाइस वर्सा। अगर रेट हाई है तो सेव करेंगे, रेट कम होगी तो सेव कम करेंगे। आगे देखें, इट शोज़ डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट एंड सेव। मतलब यहाँ पे जब हम बात करते हैं सप्लाई की, तो वो रिलेशनशिप है जो कि इंटरेस्ट और सेविंग के बीच में कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब हम ये टेबल देख लेते हैं, जिसको बेसिस पे हमें आगे चल के डायग्राम को भी बनाना है। कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये चीज़ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो डिमांड कम है। फिर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हुआ तो डिमांड इंक्रीज़ हो गई। पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ केवल डिमांड को देखें, सप्लाई को मैच ना कर रहे हैं। फिर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हम सप्लाई को देखेंगे। तो पहले इंटरेस्ट रेट देन 10% हो तो डिमांड कितनी, 50। वो भी इसी बात है, डिमांड कम रहेगी, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी। तो फिर 9% है तो फिर कितनी होगी डिमांड, 68 है तो 77 है तो 86 है तो 90। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे रेट डिक्रीज़ होती चल रही है, तो रेट डिक्रीज़ होती चल रही है तो डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही है। क्यों, लोगों को जो लोन है वो सस्ते रेटों में मिल रहा है ना, तो लोग ज़्यादा वो करेंगे। ऐसे ही हम सेविंग्स की बात करें तो 10% अगर सेविंग मिल रही है, आप बैंक में गए, आपने पूछा 10% इंटरेस्ट, अच्छा यार तो चलो ठीक है सेव कर लेते हैं, तो आपने 90 जो है यहाँ पे वो कर दिया। जैसे फिर आपने 9% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आपने 80 सेव कर लिया। अब आपके कम होते चले आ रहे हैं ना, ये इंटरेस्ट रेट कम होती चली आ रही, तो देखिए सेविंग्स कम होने लगी। ये सप्लाई वाली जो बात है, वो सप्लाई आपकी वो होने लगी। तो यही एक पार्ट है जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि डिमांड और सप्लाई वो होता है। तो इसका ये न्यूमेरिकल डाटा है, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन है। और इसी से अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बात करें, एक्स और वाई दो एक्सेस हो गए, जिसमें हमने बात करी कि एक ये डिमांड हो गया और एक जो है वो सप्लाई हो गया। इसी को अगर हम सिंपल कुछ नहीं करना दोस्तों, यही डाटा है, इसी डाटा को लेके हमें ड्रॉ कर देना है। तो इसी डाटा को लेके हम ड्रॉ कर देंगे तो सिंपल जो पार्ट है वही इसमें हो जाएगा। वाई एक्सेस पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है, एक्सेस पे हमने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल रखा हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करेंगे तो ये हमारा इक्विलिब्रियम रेट आ गई। और इसी आधार पे इंटरेस्ट रेट कितनी होगी, देखिए इतनी इंटरेस्ट रेट है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ रही है, ये वाली। जैसे यहाँ पे देखें तो ये डायग्राम में ये न्यूमेरिकल चार्ट में कितना 8% हमारी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हो जाएगी। इसका मतलब मार्केट जो डिटरमाइन करेगा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स किसकी बात करते थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स मार्केट की बात करते थे। कहते हैं सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट डिराइव करता है। तो डिमांड और सप्लाई अगर डिराइव करेगा तो वो कितनी रहेगी, 8%। तो ये जो कॉमन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बना 70-70 का, तो कितने में बना, 8% में बना है। तो इट मीन्स जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी रहने वाली है, वो 8% रहने वाली है। तो ये डिमांड हो गया हमारा और ये सप्लाई हो गया, और हमारी ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे वो इकट्ठा हुआ, तो इतनी डिमांड और सप्लाई कैपिटल पे इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। तो दोस्तों ये हमारा था क्लासिकल थ्योरी के बारे में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके क्लासिकल की क्या ओपिनियन है। आपको अगर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लोनेबल डिमांड जो थ्योरी है, लोनेबल फंड जो थ्योरी है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।